वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन। इससे पहले बेटा आप कोलाइडल सोल्यूशन की प्रिपरेशन कर चुके हो, प्योरिफिकेशन कर चुके हो। आज हम उनकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़। अगर हम बात करें तो जो कोलाइडल सोल्यूशन है बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन बहुत ही तरह की अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कोलाइडल सोल्यूशन फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो आप पहले भी कर चुके हो, मैंने आपको बेटा एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस कराया था बिटवीन अ ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। तो उसमें जो आपने कोलाइड सोल्यूशन के पॉइंट्स करे थे सेंटर में, वो सारी उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं कोलाइडल सोल्यूशन की। सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा कौन सी होती है, हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्या मतलब हुआ कि जब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स किया जाता है तो वो दो फेज बनाते हैं, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं होती, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। और कोलाइडल सोल्यूशन का अब तक तो बेटा आपको पता चल गया होगा कि कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर, जो हम हर बार रिपीट करते हैं। अब जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, बट एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होते, जो मैंने आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी बताया था लास्ट टॉपिक में। जब हम डिस्पर्स्ड फेज को, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, जब हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हम जब उस सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं। जैसे क्या हुआ, एक बीकर लिया, इस बीकर में डिस्पर्शन मीडियम है, मैंने डिस्पर्शन फेज ऐड किया तो वो क्या बन गया, कोलाइडल सोल्यूशन। तो जब हमने इस सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया अनडिस्टर्ब, बिना हिलाए डुलाए, तो उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो नीचे नहीं बैठते, नीचे सेटल डाउन नहीं होते। तो इसी वजह से इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दे डू नॉट सेटल डाउन। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिफ्यूज स्लोली, कि जो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम में धीरे धीरे घुलता है। डिफ्यूज का मतलब मिक्सिंग, जो उनकी मिक्सिंग होती है वो धीरे धीरे होती है, तभी तो ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है। अगर अच्छी तरह से दोनों मिक्सिंग हो जाए और वो हमें एक ही सोल्यूशन नजर आए तो ये होमोजीनियस होना चाहिए था। अब ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से नहीं घुलते, इनकी मिक्सिंग धीरे धीरे होती है। इसी वजह से इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डिफ्यूज स्लोली। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसको हम आगे भी डिटेल में करेंगे। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ, लाइट को फैला देते हैं इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज आर ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन में अगर हम आर पार देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते, ये सोल्यूशन हमें धुंधला नजर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। क्लियर है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बार मैंने आपको दोबारा से रिपीट करा दी हैं। इसके बाद अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज करेंगे, जो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आप सबको क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये आप एक बार सोल्यूशन वाले चैप्टर में इनके नाम पढ़ चुके हो। देखो अब इसमें क्या है, अब देखो बेटा, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विच डिपेंड अपॉन द number of solute particle but does not depend upon nature। ये वो solute particles के नंबर पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे डिपेंड
नहीं करती। ये डेफिनेशन आप सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी कर चुके हो। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं बेटा, वो कौन कौन सी होती है? पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, VP मीन्स वेपर प्रेशर। सेकेंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर and the third one is elevation in boiling point, BP लिख रही हूँ, DP means boiling point, and the fourth one is depression in freezing point, जिसको मैं FP लिख रही हूँ, freezing point। अगर हम इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या कोलाइडल सोल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं? तो हमारा आंसर है नहीं, नो। जो कोलाइडल सोल्यूशन के बीच में कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। सिर्फ वो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को शो करते हैं। अब वो ऐसा क्यों शो करते हैं? क्योंकि हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, आपने इनके स्पेसिफिक फॉर्मूला करे हुए हैं जिनकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही शो करते हैं, एक ऑस्मोसिस का फिनोमिना ही शो करते हैं, जिसकी वजह से हम उन कोलाइडल पार्टिकल्स का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बाकी जो तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी हेल्प से हम कोलाइडल पार्टिकल्स का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिन पार्टिकल्स का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है वो उन प्रॉपर्टीज के मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सिर्फ एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन एग्जिबिट करते हैं और जिसकी हेल्प से हम रफली, नॉट एग्जैक्टली, एवरेज मॉलिक्यूलर मास उन कोलाइडल पार्टिकल्स का कैलकुलेट कर सके। आपने सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेटा इतना ही करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ओनली प्रॉपर्टी which show by a colloidal solution, or with the help of that colligative property we can calculate the average molecular mass of a colloidal particle in a colloidal solution। ठीक है बेटा, क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड क्या है? मैकेनिकल। अब नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करी, अब थर्ड क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, डेट इज अ रॉबर्ट ब्राउन, इन 1827 में था। बेटा जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? वो रॉबर्ट ब्राउन ने ही करी थी। वो जो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल को डिटरमिन कर रहा था तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में क्या देखा? उसने पोलन ग्रेन की मूवमेंट। अब ये पोलन ग्रेन क्या है? जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पोलन ग्रेन क्या है? प्लांट्स का जो मेल गैमीट है जिसकी वजह से नया प्लांट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। यानी कि ये मेल गैमीट ऑफ अ प्लांट, पोलन ग्रेन प्लांट्स में मिलता है, जिसकी मूवमेंट उसने किस में देखी थी? वाटर में, बाय अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। वो एक सेल की स्टडी कर रहा था, प्लांट्स की स्टडी कर रहा था। तो उसकी स्टडी करते करते उसने क्या देखा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पानी के अंदर मूव कर रही हैं, पानी के अंदर वो इधर उधर घूम रही हैं। उसी के बेस पे उन्होंने क्या कह दिया? उस मूवमेंट को, पोलन ग्रेन की मूवमेंट को उसने नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। अगर आप देखो तो ब्राउन is the name is similar with the scientist surname। तो इसको ब्राउनियन मूवमेंट क्यों बोला? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले
पोलन ग्रेन की मूवमेंट को ऑब्जर्व करा था। अब उसने उस पोलन ग्रेन की मूवमेंट को कोलाइडल सोल्यूशन की मूवमेंट से कैसे रिप्रेजेंट करा, उसने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल हैं उसका जो साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है और वो पार्टिकल्स पानी के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर वो पानी के अंदर मूव कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो तो डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि सल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। तो यहाँ से उसने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकाली। मैकेनिकल इज रिलेटेड विद द मूवमेंट, दोनों ही एम से शुरू हो रही है बेटा, एम फॉर मैकेनिकल, एम फॉर मूवमेंट, कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर सकते हैं। तो उसने कोलाइडल पार्टिकल्स की उन मूवमेंट को क्या बोला, ब्रोनियन मूवमेंट। तो ब्रोनियन मूवमेंट क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूशन जिगजैग मूवमेंट, कि कॉन्टिन्यू वो लगातार इधर उधर, जिगजैग मतलब इधर उधर वो घूम रहे हैं। कौन घूम रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स। और कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ पे घूमेंगे, कोलाइडल सोल के अंदर। ठीक है बेटा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको पता है कि कोलाइडल सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट। अब जो ये ब्रोनियन मूवमेंट है कोलाइडल पार्टिकल्स की, वो किस पर डिपेंड करती है, वो उन पार्टिकल्स के साइज और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे डिपेंड करती है। अब वो साइज पे कैसे डिपेंड करती है, जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द साइज लेस इज द विस्कोसिटी। देखो क्या विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी का मतलब कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है बेटा। अगर हम शहद की बात करें तो शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, पानी गाढ़ा नहीं होता, तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर ऐसे मैं बात करूँ बेटा मिट्टी को, अगर मैं कीचड़ है, कीचड़ को पानी में भी होता है, मिट्टी पानी में जब घुलती है तो उसको हम कीचड़ बोल देते हैं। कीचड़ की विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंपल पानी। और अगर हम चलना चाहते हैं तो हम क्या कीचड़ में आसानी से चल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि कीचड़ गाढ़ा होता है, कीचड़ की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही जिन पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, जिनका साइज छोटा है तो उनकी विस्कोसिटी कम है, मतलब कि वो गाढ़े नहीं हैं। अगर वो गाढ़े नहीं हैं तो उनकी ब्रोनियन मूवमेंट क्या होगी, फास्ट। एक बार मैं दोबारा से लाइन रिपीट कर रही हूँ बेटा, जितना छोटा साइज होगा विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी, विस्कोसिटी जितनी कम होगी ब्रोमियन मूवमेंट उतनी फास्ट होगी। क्यों, मैंने आपको एक जर्नल एग्जांपल दिया है। जैसे अगर मैं कीचड़ की बात करूं और सिंपल पानी की बात करूं तो कीचड़ ज़्यादा गाढ़ा है पानी से, तो कीचड़ में चलना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि कीचड़ में मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जबकि पानी में H और हाइड्रोजन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इसी से आप ब्रोनियन मूवमेंट को रिलेट कर सकते हो कि जितना छोटा साइज होगा विस्कोसिटी उतनी कम होगी और उनकी जो कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट है डिस्पर्शन मीडियम में वो ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रोमियन मूवमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूशन जिगजैग मूवमेंट है कोलाइडल पार्टिकल्स की कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो किस पे डिपेंड करती है, साइज और विस्कोसिटी पे। जितना छोटा साइज होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी और ब्रोमियन मूवमेंट उतनी ही फास्ट होगी। अब वो पार्टिकल्स मूव क्यों करते हैं, उनका क्या कारण है, क्या रीज़न है, अब हम करेंगे कॉज ऑफ अ ब्रोमियन मूवमेंट। अब देखो बेटा इसका कारण क्या है ब्रोमियन मूवमेंट का। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि एक बीकर है, इस बीकर में कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हैं हम, डिस्पर्स्ड फेस। अब ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बीच में वाटर है, ये जो लाइन से दिखा रही हूँ बेटा ये क्या है, वाटर। और वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। अब आपको पता है जो वाटर है वो मूव करता है। अब जब वाटर मूव करता है तो मूवमेंट की वजह से
उसमें कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर घूमेंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर घूमेंगे तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स को धक्का मारेंगे। जब वो कोलाइडल पार्टिकल्स को धक्का मारेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स उन डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की वजह से मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो वो ऐसे लगता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, बट वो किसकी वजह से घूम रहे हैं? ड्यू टू द काइनेटिक मोशन ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं? ब्रोमियन मूवमेंट। ठीक है बेटा, ब्रोमियन मूवमेंट हमने क्या कहा कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूशन जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब वो क्यों घूमते हैं? क्या कारण है कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट का? वो क्या कारण है कि जो डिस्पर्जन मीडियम में पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। बहुत ही सिंपल है बेटा, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है एनर्जी पोजेस ड्यू टू अ मोशन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी अब डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर है, आपको पता है कि वाटर मोबाइल इन नेचर है, मूविंग फेज है। तो जब वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो भी अब कोई भी चीज़ है, जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ बेटा, अगर कहीं पे भी फ्लड आ जाता है, ठीक है, पानी आ गया बहुत सारा, तो पानी अपने साथ सारी चीज़ों को बहा के ले जाता है। अब हम कहते हैं कार एक जगह पे खड़ी हुई है, अब कार मूव नहीं कर रही। अगर फ्लड आ गया तो फ्लड ने क्या करा? वो कार को भी बहा के ले गया ना। तो वो कार क्या हुई? कोलाइडल पार्टिकल्स, और पानी क्या हुआ? डिस्पर्जन मीडियम। पानी की वजह से कार भी मूव करने लगी। तो अब हमें ऐसे लगेगा ना कि जैसे कार चल रही है। ऐसे ही ब्रोमियन मूवमेंट में क्या है? कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ अ डिस्पर्जन मीडियम। बहुत ही सिंपल रीजन है। ठीक है, ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखो इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है ब्रोमियन मूवमेंट की? फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? इट अपोज द force of gravity. That's why colloidal particle do not settle down. अब हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बताया बेटा कि कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? देखो कोई भी चीज़ जब अर्थ पे नीचे प्रेसिपिटेट बनते हैं या बैठते हैं, या कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के फोर्स ऑफ ग्रेविटी को उल्टा, उससे अपोजिट है। अपोजिट होने की वजह से कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम में नीचे नहीं बैठते। तो जिनको हम क्या क्या बोल सकते हैं? दे डू नॉट सेटल डाउन। ये क्यों नहीं सेटल डाउन होते? बिकॉज इट अपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के उल्टा एग्जिबिट करते हैं। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंस ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी हेल्प से इट हेल्प टू कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर। इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से। कि एक जो कोलाइडल सोल है उसके अंदर नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को फिक्स ले लेते हैं, दैट इज अ एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है बेटा? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसकी एक प्रॉपर्टी हम और करेंगे नेक्स्ट वाली, दैट इज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज विच इज रिलेटेड विद द लाइट। और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और उसको अगर मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो इसी वजह से मैं इस टॉपिक को यहीं पे स्किप आउट करूँगी, एक प्रॉपर्टीज़ और करा के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास एक टेंडल साइंटिस्ट था इन 1869। वो ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे हमारे पास जो लाइट है वो स्कैटर्ड होती है इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक इंटेंस रे ऑफ लाइट को उसने एक सोर्स के ऊपर पास आउट करा। जब उसने सोर्स के ऊपर पास आउट करा, जैसे उसने एक सोल्यूशन लिया, एक बीम ऑफ लाइट को सोल्यूशन में से पास आउट करा, तो पास आउट होने के बाद वो लाइट क्या हो रही थी? उस सोल्यूशन में स्कैटर्ड हो रही थी। तो उसने उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को अपना नाम दे दिया, जिसको क्या बोला गया? टेंडल इफेक्ट। तो एक्चुअल में टेंडल इफेक्ट हुआ क्या
इट इज डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट जब स्कैटर्ड होती है, लाइट जब फैलती है किसकी वजह से, कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से इन अ कोलाइडल सोल। यानी कि क्या हुआ कि जिन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, वही पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, और जो विजिबल होगा जिसको क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट। अब सबसे पहली बात बेटा, ऐसा नहीं है कि जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है कोलाइडल पार्टिकल्स का, या जिनका 1000 नैनोमीटर से कम है तो वो लाइट को स्कैटर्ड ही करते हैं। वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, बट उसमें वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इट कैन नॉट बी विजिबल क्लियरली, वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो इस वजह से उसने उसको कोलाइडल पार्टिकल्स का नाम दे दिया कि कोलाइडल पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट में विजिबल भी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट। जैसे बेटा इसका आप एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देख सकते हो, आपने टीवी में भी देखा होगा, बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा, कनोपी, या फिर अपने घरों में भी देखा होगा कि जैसे सूरज की रोशनी एक मिरर से या एक दरवाजे में अगर होल होता है तो कमरे में आती है, तो वो हमें स्कैटर्ड फैली हुई नज़र आती है, और उसके अंदर डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे एक जंगल है बहुत ही घना, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो रोशनी कहीं पे हमें छिद्दी छिद्दी सी अलग अलग सी नज़र आती है, फैली हुई नज़र आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। वो लाइट स्कैटर्ड होगी, क्यों, क्योंकि वो लाइट, सनलाइट डायरेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं पड़ पा रही, वो पेड़ों के ऊपर पड़ पा रही है, और पेड़ों में जहाँ जहाँ पे होल है वहाँ से लाइट अंदर आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्कैटरिंग। इसका एग्जांपल और क्या मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन विजिबल होती है, अगर हम लास्ट सीट पे भी बैठे हैं हमें स्क्रीन अच्छी तरह से विजिबल होती है, वो क्यों विजिबल होती है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। और वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होती है उस सिनेमा हॉल में, क्योंकि सिनेमा हॉल में जो अंदर एयर है, उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स क्या करने हैं, उस लाइट को फैलने में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो सिनेमा हॉल की स्क्रीन है वो विजिबल होती है। और जिसको किसने ऑब्जर्व करा था, टेंडल ने ऑब्जर्व करा था 1869 में, जिसको क्या बोल दिया गया, टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट क्या हुआ बेटा, इसकी अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो सिंपल है बहुत ही, क्या है कि जब लाइट स्कैटर्ड होती है किसकी वजह से, कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोलाइडल सोल में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट। अब कौन से पार्टिकल्स, क्या कंडीशंस हैं कि जब टेंडल इफेक्ट शो हो सकता है, तो वो क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो डायामीटर है डिस्पर्स्ड फेस का, इट नॉट मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कि जो हम लाइट की वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, डायामीटर उससे छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि डायामीटर डिस्पर्स्ड फेस का उससे बड़ा होना चाहिए। अगर हमने लेट्स सपोज वेवलेंथ लाइट की 20 यूज़ करी है और डायामीटर हमारे पास 1 है डिस्पर्स्ड फेस का, तो क्या वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, नहीं। तो वो जो डायामीटर है वो 20 नैनोमीटर से ऊपर होना चाहिए या उसके नियर बाय होना चाहिए, तभी वो लाइट की स्कैटरिंग करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये भी नहीं चीज़ समझ आती तो कब लाइट को स्कैटर करेंगे, जब पार्टिकल्स का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, यानी कि जिनका साइज 1 से कम है या फिर 1000 से ज़्यादा है, उनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। सेकेंड क्या है कंडीशन, लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज एंड अ डिस्पर्जन मीडियम। आपने बेटा फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंटेंसिटीज को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। जैसे हमारे पास रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है या तो टुवर्ड्स अ नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उनके एंगल्स के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस होता है। जब वो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, जब वो डिफरेंस ज़्यादा होगा तब वो टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स इन दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे, वही टेंडल इफेक्ट को फॉलो करेंगे। और जहाँ से जिस पाथ से लाइट निकल रही है, अब मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ बेटा इसके लिए, जिससे आप ये बहुत ही इजी वे में समझ सकते हो। देखो, एक तो मैंने कहा कि जिस पाथ से लाइट निकल रही है, जैसे लाइट ऐसे फैल रही है, तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड अ टेंडल कोन। और किससे ऑब्जर्व करते हैं हम, देखते किससे हैं, किसकी हेल्प से देखते हैं बेटा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप।
ठीक है बेटा। अब क्या है देखो, जैसे मैंने कहा कि आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घरों में भी कर सकते हो। आपने एक कांच का गिलास लिया, इस कांच के गिलास के अंदर आपने शुगर डिसॉल्व कर दी, 1 चम्मच चीनी डाल दी, उसी की सीध में आपने दूसरा गिलास रखा। अब जब आपने दूसरा गिलास रखा उसमें आपने मिल्क ऐड कर दिया। अब जब आप लेजर लाइट को इसमें से पास आउट करते हो तो वो पास तो इसमें से भी होती है, फिर वो पास होके क्या जाती है, इसमें से जाती है। और अगर हम उसको देखते हैं तो वो जो पाथ ऑफ लाइट है वो हमें विजिबल होता है इस मिल्क सोल्यूशन में, नॉट इन अ शुगर सोल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो जो शुगर है वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, कंप्लीटली डिसोशिएट होके वो होमोजीनियस सोल्यूशन बनाता है। अब जब होमोजीनियस सोल्यूशन बन गया तो यह कोलाइडल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं? नहीं। अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी क्या घुली हुई हमें नजर आती है? नहीं। बट जब अगर हम दूध को पानी में घोलते हैं तो वो दूध पानी में घुला हुआ नजर आता है, पानी का कलर सारा ही वाइट हो जाता है, जिसको कच्ची लस्सी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जो मिल्क पानी में घुला तो वो एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बना रहा है। हमें दूध के छोटे छोटे से वाइट से कण तैरते हुए नजर आते हैं उस पानी में। जब पानी ज़्यादा है, दूध कम है, कच्ची लस्सी है, चाहे आप घर में भी बना के दे सकते हो, तो उसके अंदर जो मिल्क है वो क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, जिसमें हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल हुआ, बट इसमें विजिबल नहीं हुआ क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी करा था हमने। ये क्या बन गया, एक ट्रू सोल्यूशन बन गया। और द ट्रू सोल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, और कोलाइड्स के केस में हमें विजिबल होगा। अगर नहीं भी विजिबल होगा तो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ठीक है बेटा। एक्चुअल में अब ये जो बात है, अगर मैं आपको रीजन बताऊं, अगर मैं आपको कारण बताऊं कि ये लाइट क्यों फैली, क्यों स्कैटर्ड हुई, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, जब कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इसके बीच में, एक कोलाइडल पार्टिकल से लाइट टकराई तो उसने दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स आपको पता है मूवमेंट शो करते हैं, मोशन शो करते हैं। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता जा रहा है। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता जा रहा है तो वो जो लाइट फैल रही है, वो जो स्कैटर्ड हो रही है, वो हमें इजीली विजिबल हो जाती है, बट नॉट इन केस ऑफ अ शुगर। ठीक है, वो विजिबल नहीं होती। अगर मैं इसकी क्यों, क्योंकि इसमें जो साइज है वो क्या हो गया, लेस देन 1 नैनोमीटर हो गया, और इसमें 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रहा। और अगर मैं बात करूं मोर देन 1000 नैनोमीटर, तो वो क्या बन जाएगी, सस्पेंशन। उसमें भी हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल नहीं। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ आपके पास जो टेंडल इफेक्ट था, उसकी कंडीशन, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको ओरली बता दी है। यू कैन मेक द नोट्स योरसेल्फ। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू बेटा।